जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पितो कस्टल्ला मेमोरियल कॉलेज से यहाँ पर लाइव तस्वीरें। यहाँ पर मेरा भविष्य मेरा निर्णय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप देखिए यहाँ पर मुख्य अतिथि साहिल गुप्ता जी, कैप्टन पुनीत, आनंद कुमार शर्मा जी से जो हमारे विशिष्ट अतिथि पुनीत कुमार जी को एक पुष्प से स्वागत करें। मेरा अनुरोध ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सफीदो श्रीमान दलवीर मलिक जी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पिल्लूखेड़ा राम निवास जी कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि कैप्टन पुनीत कुमार जी की माता जी निर्मल जी का स्वागत करें। पुष्प सर थोड़ा इधर आ जाइए सामने सर। हाँ जी सर, सर सामने प्लीज। हाँ जी सर, ओके सर। सर थोड़ा साइड घूम जाओ, हाथ लगाओ सर। सर सामने, हाँ जी प्लीज सर, इधर। हाँ ओके सर। मेरा अनुरोध डीओ साहब से कि वो मेजर रामवीर जी जिला सैनिक। सर थोड़ा इस साइड का इस्तेमाल। हाँ जी सामने सर। माला का हाथ लगाओ सर। देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाल के हमको दिया और अपने आप लोगों के बीच आपके समक्ष जो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए और अपना करियर काउंसलिंग और के रिलेटेड और जनरल सेंसिटाइजेशन के रिलेटेड अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। तो मैं बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपको जानना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ये खुद जीत से हैं, तो हमने सोचा वो बेटर रहेगा कि यहीं के हम किसी ऑफिसर को बुलाएं जो आपको इस बारे में बता सकें। बच्चियों से भी अनुरोध रहेगा क्योंकि अब आर्मी को बच्चियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया है। और साथ ही साथ मैं नोडल ऑफिसर जो अपने मेंटर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा देख लें, क्योंकि ये लोग एक बार चले जाएंगे तो आप लोगों को ही गाइड करना है। तो आप लोग भी एक बार जो बात ये बताएं उसको थोड़ा सुन लें, समझ लें, ताकि आगे के लिए बच्चों के लिए आसानी रहे और आप लोग इनको गाइड करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैप्टन साहब से कि वो अपने विचार बच्चों के बीच व्यक्त करें। आप सब लोगों का धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आने के लिए। मैं शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से करूँगा। मेरा नाम कैप्टन पुनीत है एंड आई बिलोंग टू जींद और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में हूँ एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन जोधपुर। तो मैं आप लोगों को बेसिक बातें बताऊंगा कि आप आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर, एज एन JCO, एज एन ऑफिसर। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, एक वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी के नाम से। आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उस पर जाएँ और उसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में है। मैं भी जो आपको बातें बताने वाला हूँ मैंने भी वहीं से देखी हैं। और अगर आपके बाद में कुछ सवाल होंगे आर्मी लाइफ से रिलेटेड तो आप बाद में वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं अपने लेक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप एज ए सोल्जर, एज ए सिपाही आप फौज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जनरली उम्र 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। आपने अगर 10वीं पास की, आप 10वीं पास के बाद भी कर सकते हैं। आपकी परसेंटेज उसमें 33% होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। और आप एज ए क्लर्क अगर फौज आप एज ए क्लर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं कि फौज में आप क्लरिकल जॉब करेंगे। तो उसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। आपका अगर टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, आप चाहते हो कि मैं कुछ टेक्निकल करूं फौज में, तो आप एज ए सोल्जर टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपकी उम्र 17 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आप 10+2 पास होने चाहिए, एग्रीगेट 50% विद मिनिमम 40% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपने फौज के अंदर आर्मी मेडिकल कोर भी होता है जो डॉक्टर्स का काम करते हैं,
अगर आप एज ए सोल्जर फौज को डॉक्टरी लाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 12th क्लास में बायो भी होनी चाहिए। तो अगर आपने बायो पढ़ी है तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं फौज के अंदर। फिर एजुकेशन, डायरेक्टली फौज में रैंक्स होते हैं, सबको पता है। सिपाही के ऊपर हवलदार, तो आप एज ए एजुकेशन हवलदार भी जा सकते हैं, जो फौज में पढ़ाई सिखाई जो भी होती है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अपना एजुकेशन हवलदार के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अभी आई विल कवर, अगर आप फौज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एज एन ऑफिसर अगर ज्वाइन करना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के 12th क्लास के बाद भी आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। 12th क्लास के बाद आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है आप एनडीए जाएं, एनडीए का एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करें, 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे आप, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए, और उसके बाद आप ऑफिसर कमीशन हो जाएंगे। दूसरा तरीका है, आपको एनडीए में जब आप जाओगे तो आपको बीएससी का डिग्री मिलेगा, लेकिन आपको अगर इंजीनियरिंग का डिग्री करना है तो वो भी एक है। 12th क्लास के बाद टीईएस एंट्री बोलते हैं उसको, टेक्निकल एंट्री स्कीम। उसके बाद उसकी अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमीज है 3 जगह पे, मऊ, हैदराबाद, पुणे। आप 12th क्लास के बाद टीईएस एंट्री के लिए अप्लाई करें, आपको 4 साल की फौज डिग्री करवाएगी, इंजीनियरिंग की डिग्री, और उसके बाद आप एज एन ऑफिसर कमीशन हो जाएंगे। इसके अलावा आप नॉन टेक्निकल एंट्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए किया है, बीएससी किया है या इंजीनियरिंग किया और आपको अभी ज्वाइन करना है तो नॉन टेक्निकल एंट्री का भी होता है। उसके लिए आप सीडीएस का एग्ज़ाम निकलता है। ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए आपकी एज 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 1 साल ट्रेनिंग होती है चेन्नई में और आईएमए में। आईएमए में 1.5 साल की होती है देहरादून में, और चेन्नई में ओटीए है। वहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद आप ऑफिसर कमीशन हो जाएंगे। एंड आई रिपीट अगेन, अभी अगर किसी को सारी बातें समझ में नहीं आई है तो बाद में मुझसे भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, आप उस पर जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अभी लेडीज़ के लिए भी फौज में एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। फौज में मिलिट्री पुलिस होती है, सीएमपी बोलते हैं उसको, मिलिट्री पुलिस। आप लड़कियां अगर जाना चाहती हैं तो लड़कियां भी उसमें जा सकती हैं। उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, आपको 12th क्लास के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई करें और उसमें आपकी एज 17 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया है जो लड़कों के लिए होता है, 17 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके ओवरऑल मार्क्स 55% होने चाहिए, और पीसीएम या नॉन मेडिकल भी था, आर्ट्स भी था, तो दैट डजंट मैटर। आप नॉर्मल अपना 12th में 55% मार्क्स हैं तो आप अपनी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां भी कर सकती हैं, पहले नहीं था, अभी हुआ है। और अभी एक और स्कीम पाइपलाइन में है, टूर ऑफ ड्यूटी करके। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया था, लेकिन अभी इसमें क्लियरली वर्कआउट नहीं हुआ है। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होगा, 100 वैकेंसीज होंगी एज एन ऑफिसर और 1000 वैकेंसीज हैं जवान के लिए। आप 3 साल के लिए उसमें फौज में नौकरी करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं पूरा सारी ज़िंदगी अपनी फौज में बिताऊं, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि फौज कैसी होती है, तो इसकी भी गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस आ जाएंगी। इसमें क्या होगा कि आप 3 साल के लिए फौज में रहेंगे और आप देखेंगे आपकी कुछ टाइम की ट्रेनिंग होगी। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी नहीं बताई गई है क्योंकि अभी इट इज़ स्टिल अंडर पाइपलाइन, रिवाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखूं कैसा होता है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। और फौज में नौकरी करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप देश की सेवा कर रहे हो। देश की सेवा वैसे सभी कर रहे हैं, लेकिन फौज को थोड़ा सा इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, अपना घर परिवार पीछे छोड़ के, अपनी चीज़ें पीछे छोड़ के ये लोग देश की सेवा करें, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो जो लोग बॉर्डर पे हैं उन्हीं का तो उस चीज़ का जो सेटिस्फेक्शन है आपके मन में कि मैंने देश के लिए कुछ किया है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा।
और उसकी आपके लिए समाज में कदर भी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन रहेगा। उसके अलावा सैलरी भी अच्छी है, बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, आपको रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन मिलता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलते हैं। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी रहता है, मेडिकल फैसिलिटी रहता है। आप जब बड़े होकर शादी कर लेंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशंस रहती हैं। आप रिटायरमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट कोटा देती है। और एक और मैं पहले बताना भूल गया, अगर आप एज एन ऑफिसर एनरोल करते हैं तो हमारी हरियाणा सरकार 1 लाख रुपए उस इंसान को देती है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। तो ये भी एक बात है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने OTA चेन्नई से ट्रेनिंग की है। मेरे वहाँ पे कमांडेंट थे जो डायरेक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने एक बात हमें बताई थी। लोगों को ऐसा लगता होगा कि फौज का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मारपीट का और थोड़ा सा इस टाइप का है, लेकिन नहीं। उन्होंने एक बात बोली थी, आप लोग समझने की कोशिश करना, कि जो फौज में जो लाइफ है, इट इज़ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। नोबल मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत नेक का प्रोफेशन है, नेकी का प्रोफेशन है ये। ऐसा क्यों? नोबल प्रोफेशन ये इसलिए है क्योंकि आप अपना फ़ायदा छोड़ के आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा। अगर जो आदमी बॉर्डर पे है, ड्यूटी कर रहा है, वो चाहे तो सो भी जाए वहाँ पे, वो ड्यूटी ना करे, तो क्या होगा? अपने देश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगी। आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन होगी, टेररिस्ट आगे पाकिस्तान से, ये सब सुनते हैं हम न्यूज़, है ना। तो वो यहाँ पे इंडिया में आएंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, काफ़ी सारी जानें जाएंगी, लोगों का नुकसान होगा। लेकिन कोई देश की बॉर्डर को गार्ड कर रहा है, वो अपनी जान को आगे रख के, क्यों आगे रख रहा है? ताकि किसी और का घर बर्बाद ना हो। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है। हाँ ठीक है, मार पिटाई है, आपको लोग करना पड़ेगा उस टाइप का, वो ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। हम भारत माता बोलते हैं, है ना। भारत माता मतलब माँ हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। आपको सारी ज़िंदगी अपनी माँ की सेवा करने के लिए मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आपको घूमने फिरने को मिलता है, आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग्स रहेंगी, आप पूरा भारत देखोगे, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपके साथ में अलग अलग स्टेट्स से लोग होंगे, अलग अलग कल्चर्स के लोग होंगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी, जो आप लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास डेवलप करते हो। आप फौज में रहते हो तो आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो, है ना, क्योंकि सबका दिल साफ होता है, सबको एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेके आती हैं। रिक्वायरमेंट है, आप लोग स्कूल के बच्चे हो, अभी स्कूल कॉलेज, तो आपको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग क्या कर सकते हो? अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, जो कि बेसिक से मिनिमम मार्क्स है। 50-60% बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला ले लेता है, नहीं लेता तो पढ़ाई करो, मेहनत करो उसके लिए, क्योंकि उसके बाद जो आपके पास रिवॉर्ड मिलेगा आपको, जब आप नौकरी करोगे, जो आपको अंदर एक तसल्ली मिलेगी दिल के अंदर कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं और लोगों से हट के कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा, जब कोई आपका फौजी भाई बहन दोस्त आता है तो उसको सब लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। डजेंट मैटर आप अगर IT कंपनी में काम कर रहे हो, आप 2 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हो, लेकिन वो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन फौज में कितने लोग हैं, है ना। वो थोड़ा टाइम के लिए घर पे आता है, आप सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो आपको मन में इज्जत होती है। किस लिए होती है? तो वो इज्जत आपको भी मिल सकती है, और उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन आपके अंदर लाइफ लॉन्ग रहेगा। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो आपके साथ जिन लोगों के साथ आप काम घर पर, और फिर फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जो पेरेंट्स होंगे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, पेंशन आजकल और किसी भी नौकरी में नहीं है आपको मिली। फौज के अलावा पेंशन कहीं नहीं है। तो आपका फौज, जब आप फौज के अंदर हो, फौज आपका तब भी ध्यान रखती है, जब आप फौज से निकल, फौज आपका तब भी ध्यान रखती है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? और अपना दिली सेटिस्फेक्शन वो तो है ही, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आई बिलीव, क्योंकि जो आप काम करते हो अगर आपको उसी में तसल्ली नहीं है तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे के कोई पर्टिकुलर सवाल है, बाद में भी संपर्क कर सकते हैं।
आप बस इंट्रोड्यूस कर देना अपने आप को कि मैं सो एंड सो जगह से बोल रहा हूँ, आप आए थे, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, क्योंकि मेरे लिए भी इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए जिसने शुरुआत की है। तो बोलिए बेटा। सर एनडीए के लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? किसके लिए, दोबारा प्लीज? एनडीए के लिए एनडीए के लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? एनडीए के लिए लड़कियां अप्लाई अभी नहीं कर सकती। ये एनडीए में कैसे जा सकते हैं? एनडीए में आप 12th करो, एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है, आप पेपर क्लियर करो, उसमें पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ का रहता है, मैथ्स का रहता है, इंग्लिश का रहता है, ये 3 क्वेश्चन होंगे। आपका पेपर क्लियर होने के बाद आप एसएसबी के लिए अपेयर करोगे, एसएसबी 5 दिन का प्रोसीजर है, एसएसबी में आप क्लियर हो गए तो आप एनडीए में जाओगे, 3 साल ट्रेनिंग करोगे एंड फिर 1 साल आईएमए। थैंक यू सर। चाहते हैं आर्मी के लिए, क्या करें उसके लिए? आर्मी के लिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, आप बाहर से अपनी डॉक्टरी करें, या तो आप एएफएमसी है पुणे, आप वहाँ से कर सकते हैं, बाहर से डॉक्टर कर सकते हैं, मेडिकल डेंटल वाला भी या नॉर्मल भी आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट करें। फिर आर्मी में डॉक्टर्स के लिए अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, ये मैं एज एन ऑफिसर बात कर रहा हूँ, अगर आपको ऑफिसर एनरोल करना है तो आप बाद में आपकी वैकेंसीज निकलेंगी, आपने एमबीबीएस कर रखा है, आपकी महीने भर की ट्रेनिंग होगी और आप डॉक्टर बन जाओगे। अगर आप एज अ सोल्जर फौज में सिपाही की तरह डॉक्टरी लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए। उसके बाद 17 से 23 साल की एज होनी चाहिए एंड फिर आप सिपाही के लिए अपना अप्लाई करें। उसमें आपकी मेडिकल ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फिजिकल जो टेस्ट होता है वो होगा और फिर आप एज ए जवान में भर्ती हो सकते हैं। थैंक यू सर। ज्वाइन करें सर कॉलेज में तो इसका फायदा क्या है? एनसीसी में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट वालों का के लिए डायरेक्टली एसएसबी का कॉल आता है। आपको सीडीएस का एग्ज़ाम में कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सी सर्टिफिकेट है आपके पास, आप अप्लाई करो, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरो, उसमें आप मेंशन करो कि मैंने एनसीसी का रखा है। एनसीसी की एंट्री निकलती है अलग से ना, एनसीसी वाले बच्चों के लिए अलग से एंट्री होती है, उसमें आप सी सर्टिफिकेट होगा आपका, आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओगे। उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल आएगा। एसएसबी अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो फिर वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके 3 या 4 साल की ट्रेनिंग करो। स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटाखेड़ा चीन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आर्मी के लिए लड़कियों को कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग के लिए कहाँ पर जाना चाहिए? देखो, अगर सब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आप आर्ट्स से हो तो भी चलेगा, आप नॉन मेडिकल से हो मेडिकल से हो तो भी चलेगा। वो नंबर का है कि 50 से 60% ओवरऑल होने चाहिए, मिनिमम 33% होने चाहिए, वो है। वो अगर आपके पास है उसके बाद आपको एज ए सिपाही भर्ती होना है तो जो कि अभी शुरू हो गया है, सीएमपी में आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको एज एन ऑफिसर जाना है तो आप अपनी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करो या टेक्निकल डिग्री करो, उसके बाद आप सीडीएस का फॉर्म भर सकते हो। और जहाँ तक बात रही ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के बारे में जैसे मैंने भी ली है ट्रेनिंग, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा कोई होता नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर क्या है कि आपके जो साथ में हैं भाई बंधु यार दोस्त जो होते हैं, जिन्होंने पहले किया होता है, जो तैयारी करें, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछो कि क्या रहा। सारा जो प्रोसीजर होता है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे सारी डिटेल्स होती है, सब बताते हैं कि पहले दिन ही होगा, दूसरे दिन ही होगा। उसको थोड़ा सा देखो, अपने आप को जानो कि ये चीज़ पूछते हैं, मैं ये बताऊँगी तो उसका क्या मतलब होगा। थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और उसके बाद काफ़ी ट्रेनिंग एकेडमीज है, आप हफ्ता 10 दिन के लिए वहाँ पे किसी में भी चले जाओ, वो सब एक ही बात बताते हैं। तो आपको वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा कि प्रोसीजर पता चल जाएगा थोड़ा और अच्छे तरीके से। आप वहाँ पे 10 बच्चों के अंदर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा एसएसबी में भी ऐसे ही होगा। ये है। थैंक यू सर। ओके। I am from JS Pratamaji. Sir, I want to be an IAS officer. Please, how it will be possible? आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी अपनी, और बाकी तो एसडीएम सब ज़्यादा बता पाएंगे। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आपका आईएएस का पेपर होता है, आप उसकी तैयारी करो डिटेल में, बाकी सर्विलेंस में। बेटा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है,
यूपीएससी के एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस रिटन होता है और इंटरव्यू होता है। और उसके लिए आपको अपना ग्रेजुएशन बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे तब आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो हम एयरफोर्स के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो एक तो हम एनडीए करने के बाद उसे अचीव करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, और एक जो वैसे वैकेंसी निकलती है उनको करने के बाद हम उसमें जाते हैं। तो उन दोनों के काम में क्या फ़र्क होता है, एक जो एनडीए करके गया और जो ये वैकेंसी निकलती है उनको करके गया? जो वैसे वैकेंसी निकलती है वो आप एज ए सिपाही जाते हो, आप एनडीए करके जाते हो वो आप एज एन ऑफिसर जाते हो। तो सर जो एयरफोर्स में सिपाही होते हैं उनका क्या काम होता है, एक सिपाही और ऑफिसर? ऑफिसर प्लेन उड़ाता है, जो ग्राउंड की टेक्निकल नॉलेज होती है, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, जो बाकी काम होता है सारा ग्राउंड का वो सिपाही करते हैं। जो अगर फ्लाइट है वो ऐसा नहीं होता कि पार्क कर रखा है और एकदम से उड़ा दिया है ना, उसका पहले चेक होता है, सारी पार्ट्स एग्जैक्टली चेक होंगे, क्योंकि प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ता है और बहुत बड़ी मशीन होती है, तो उसको सारा डिटेल में पहले चेक किया जाता है। तो उसमें हर पार्ट की स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे अगर मैं हूँ तो अगर मैं एयरफोर्स में सिपाही हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर काम होगा कि ये वाला पोर्शन मुझे देखना है, मेरे साथ एक टीम होगी तो मैं उसी पार्ट को देखूंगा, मैंने उसी के बारे में पढ़ाई कर रखी है, मैंने उसी के बारे में ट्रेनिंग कर रखी है, तो मैं उसको देखूंगा। अगर आप ऐसे ऑफिसर जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा सारा पता होता है कि अच्छा ये भी है, 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 क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी मशीन है तो उसके साथ एक आदमी को सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता हो सकता। तो स्पेशलाइजेशन जवान की हर चीज़ में होती है। अगर आप ऑफिसर हो तो आपको थोड़ा सारा पता होगा, आपको पता होगा कि कैसे काम होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको सारे पता होंगे। थैंक यू सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा खेमवती से आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि हम फिजिकल क्लियर करते हैं आर्मी के रिलेटेड तो उसकी मैक्सिमम टाइमिंग कितनी रहेगी सर हमारी? फिजिकल का ऐसा नहीं होता कि आपने आज क्लियर कर लिया है तो इसकी वैलिडिटी कुछ रहेगी। टाइमिंग कुछ नहीं है सर। अच्छा, टाइमिंग रेस की टाइमिंग 1.6 किलोमीटर होता है। आई थिंक कितने किलोमीटर होता है? 1600 मीटर। 1600 मीटर होता है ना, 1.6। 5.5 मिनट का टाइम है सर एक्सीलेंट के लिए, और सेकंड ग्रुप के लिए है 5 मिनट 40 सेकंड। थैंक्स सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं GT प्लस 2 लेवल से आया। GT क्लर्क के लिए क्या प्रोसेस है? किसके लिए? GT क्लर्क। GT क्लर्क के लिए? क्लर्क के लिए आपके पास 12th क्लास में 8 साइड और मैथ होना चाहिए आपके पास। जी सर, जी यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें कुछ नहीं, ये बस हमारा प्रोग्राम पहले से चल रहा था तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेरा भविष्य मेरे निर्माण के तहत बच्चों को करियर काउंसलिंग की और जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में गाइड करने के लिए और थोड़ा सा उनको आर्मी के बारे में अवेयर कराने के लिए बच्चियों को और बच्चों को, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसमें सैनिक बोर्ड के साथ एजुकेशन विभाग, महिला विभाग और हमने आर्मी के मेजर कैप्टन साहब के साथ टाई अप करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है। आज यहाँ पे कितने लोग हैं? क्या आज यहाँ पर कितने जो संख्या है? वो अराउंड 200 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास। कहाँ चलने वाला प्रोग्राम? कहाँ चलने वाला प्रोग्राम? ये अभी तो ये सफेदों से स्टार्ट किया है, इसको फिर हम आगे भी लेके जाएंगे अभी।